अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक, सेकेंड ईयर फिजिक्स में चैप्टर 16 ऑल्टरनेटिंग करंट में आज हमने एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस की डिस्कशन स्टार्ट करनी है। सो चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 16 ऑल्टरनेटिंग करंट में स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस। हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है 16.1। पूछा गया है अ साइनोसाइडल करंट हैज आरएमएस वैल्यू ऑफ 10 एम्पियर्स, व्हाट इज मैक्सिमम और पीक वैल्यू। सो द एक्सप्रेशन relating root mean square current and peak or maximum value of current is given by I naught is equal to under root 2 times IRMS. We are given that IRMS is equal to 10 amperes. So, by substituting the value of IRMS in above expression, we get I naught is equal to under root 2 times 10 amperes, or I naught is equal to 1.414 into 10 amperes, or I naught is equal to 14.14 amperes. So, the peak or maximum value of current flowing through an AC circuit is 14.14 amperes, for which the root mean square current is 10 amperes. तो इस तरीके से हमारा ये आंसर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है 16.2। नेम द डिवाइस दैट विल परमिट फ्लो ऑफ डायरेक्ट करंट बट अपोज द फ्लो ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, एंड बी परमिट फ्लो ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट बट नॉट द डायरेक्ट करंट। सो हम यहां पे लिख लेते हैं द एक्सप्रेशन ऑफ root mean square current through a reactive circuit is given by, रिएक्टिव से मुराद जिसमें या तो इंडक्टर मौजूद हो या कैपेसिटर मौजूद हो और वो करंट फ्लो में इंडक्टिव या फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस शो कर रहे हों। सो एक्सप्रेशन क्या है? इट इज IRMS इज इक्वल टू VRMS ओवर X। यहाँ पे अगर इंडक्टर है तो XL आएगा और अगर कैपेसिटर है तो XC आएगा। अब हमारे पास जो पहला केस है दैट इज A,
और उसमें हमने क्या बताना है कि परमिट द फ्लो ऑफ डायरेक्ट करंट बट अपोज द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो अगर हम यहां पे लिखें फॉर एन इंडक्टर कॉइल XL is equal to 2 pi FL for DC frequency is 0, i.e. F is equal to 0 Hertz, so XL is equal to 0 ohms. So inductive current flowing through it will be large as expressed by the following relation: IRMS is equal to VRMS over XL। जब यहाँ पे VRMS के साथ डिवाइड होगा 0 ohms तो आंसर नियरली इक्वल टू इन्फिनिटी आएगा। अब जाहिर बात है कि किसी सर्किट के अंदर इन्फिनिट करंट सोर्स तो मौजूद होता नहीं है, कोई बैटरी इन्फिनिट करंट प्रोवाइड नहीं करती, लेकिन अगर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 कर देते हैं तो जो ऑपोजिशन होती है वो बैटरी की सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होती है, और जो वायर है इंडक्टर की या फिर कनेक्टिंग वायर उसकी अपनी रेजिस्टेंस भी मौजूद है। सो हम यहां पे लिख सकते हैं इन एक्चुअल IRMS will be equal to VRMS over Z. So if Z is low, IRMS will be high. अब उसके बाद हम ये लिख देते हैं for AC the frequency is higher as compared with DC। डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है तो AC की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज भी हो तो DC से तो हायर ही होगी। इस वजह से XC is equal to 2 pi FL is high and IRMS is equal to VRMS over XL is low. So inductor is a device that permits DC but opposes the flow of AC through it। अब हम अपने इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट में क्या पूछा गया है? परमिट्स फ्लो ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट बट नॉट द डायरेक्ट करंट। सो हम यहां पे बी पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। In case of a capacitor, the circuit current is given by IRMS is equal to VRMS over XC. Here XC is equal to 1 over 2 pi FC. For AC, the frequency will be high and XC, that means capacitive reactance, will be low. सो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हाई होगी,
XC लो होगा तो XC के लो होने की वजह से जो IRMS की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो हाई हो जाएगी। सो द IRMS through the circuit will have a high value. In case of DC, the frequency is low, nearly equal to 0 Hertz. So XC is high and it is nearly equal to infinity. So IRMS is low and it is nearly equal to 0 amperes. So dear students, यहाँ पे जो हमने इक्वेशंस लिखी हैं इसमें अगर फ्रीक्वेंसी f 0 हर्ट्ज है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर के 0 हो जाने की वजह से XC इन्फिनिट हो जाएगा, दैट मीन्स हाई हो जाएगा। और अगर XC इन्फिनिट हो जाएगा तो IRMS इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तकरीबन इक्वल टू 0 होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि DC के लिए जो कैपेसिटिव करंट है वो बहुत ही लो होगा। सो हम इस बात को यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। सो कैपेसिटर is the device that permits the flow of AC through it, but blocks the डायरेक्ट करंट और DC। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16.3 पूछा गया है, हाउ मेनी टाइम्स पर सेकेंड विल एन इनकैंडेसेंट लैम्प रीच मैक्सिमम ब्रिलियंस व्हेन कनेक्टेड टू 50 हर्ट्ज सोर्स। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि ये इनकैंडेसेंट लैम्प से क्या मुराद है। इससे वो येलो कलर की लाइट देने वाले बल्ब मुराद हैं जिनमें टंगस्टन फिलामेंट मौजूद होता है और आमतौर पे 60 वाट्स, 100 वाट्स, 200 वाट्स की पावर रेंज के अंदर अवेलेबल होते हैं। और इसके अलावा जो आजकल यूजुअली यूज किए जाते हैं लैंप्स वो होते हैं फ्लोरिसेंट लैंप्स। फ्लोरिसेंट लैंप से ऐसे लैंप्स मुराद हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करता है और वो ग्लो करते हैं, जैसे कि एनर्जी सेवर्स, जैसे कि ट्यूबलाइट्स। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम इनकैंडेसेंट लैंप्स की बात कर रहे हैं। अगर हम ये कहें कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट इनके अंदर से फ्लो कर रहा है उसकी वेव फॉर्म कुछ इस तरह से मौजूद है कि यहां पे वैल्यू 0 है, इधर वैल्यू है I0, यहां पे वैल्यू है -I0, इधर वैल्यू है T, यहां पे वैल्यू क्या है T/2, यहां पे T/4 और यहां पे 3T/4। सो अब हम इन पॉइंट्स को मैच करके यहां पे क्या ड्रॉ कर लेते हैं, साइन वेव ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। सो अब इस एक वेव में बात की जाए कि कितनी दफा मैक्सिमम तक पहुंचा है करंट और कितनी दफा मिनिमम तक, तो यहां पे इस जगह के ऊपर करंट की वैल्यू मैक्सिमम है और इसकी वैल्यू I0 के इक्वल है, और यहां पे इस जगह के ऊपर जो वैल्यू है वो नेगेटिव ऑफ मैक्सिमम है। दैट मीन्स अगेन ये -I0 के इक्वल है, और यहां पे वैल्यू इस करंट की 0 है और यहां पे भी 0 है, और ये इसकी मिनिमम वैल्यू है यहां पे भी और यहां पे भी। सो डियर स्टूडेंट्स, हम ये बात जानते हैं कि जो पावर का एक्सप्रेशन होता है किसी बल्ब के अक्रॉस फ्लो करने वाले करंट के हिसाब से वो I²R होता है। तो अगर यहाँ पे I की वैल्यू नेगेटिव भी पुट की जाएगी तो पावर पॉजिटिव ही होगी। इसका मतलब है कि बल्ब यहाँ पे T/4 और 3T/4 के
कि टाइम के ऊपर मैक्सिमम ब्रिलियंस के साथ ग्लो कर रहा होगा, लेकिन जो टाइम्स हैं t/2 और t, इनके ऊपर वो ऑफ होगा, दैट मीन्स वो ग्लो नहीं कर रहा होगा। तो ये हमने एक वेव की बात की है। अगर हम हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। इसका मतलब है कि उसका टाइम पीरियड 1/f के एक्सप्रेशन से फाइंड आउट किया जा सकता है। दैट मीन्स 1/50 हर्ट्ज या फिर 1/50 पर सेकेंड या फिर 1/50 सेकेंड्स, और 1/50 का आंसर होता है 0.02 सेकेंड्स। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमने वेव ड्रॉ की थी इस तरह से, इसमें एक वेव गुजरने का टाइम जो है वो कितना है, वो है 0.02 सेकेंड्स, और यहां तक का टाइम कितना है, इट इज 0.01 सेकेंड। ऐसे ही यहां पे जो टाइम की वैल्यू है वो 0.05, ऐसे ही यहां पे जो टाइम है उसकी वैल्यू 0.005 सेकेंड होगी, और जो यहां पे टाइम है उसकी वैल्यू 0.015 सेकेंड्स होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, इस टाइम पीरियड के अंदर 2 दफा बल्ब ऑन होगा और 2 दफा बल्ब ऑफ होगा। अब एक क्वेश्चन जो आपके जहन में आ रहा होगा वो ये कि यहाँ पे इस इनिशियल पॉइंट को कंसीडर क्यों नहीं किया। उसकी वजह यह है कि ये पॉइंट प्रीवियस वेव का हिस्सा है। किस तरह से, लेट्स से मैं कहता हूं कि यहाँ पे ये टाइम एक्सिस है और यहाँ पे इस डायरेक्शन में करंट प्लॉट किया गया है। तो यहाँ पे जो वेव्स बन रही हैं वो किस तरह से हैं कि यहाँ से यहाँ तक एक वेव पूरी हो गई, फिर यहाँ से यहाँ तक नेक्स्ट वेव है, और फिर यहाँ से यहाँ तक नेक्स्ट वेव है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने ये कहा है कि पहली वेव में इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर बल्ब ऑन है और इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर बल्ब ऑफ है, तो जब अगली वेव स्टार्ट होगी तो फिर हम इस पॉइंट को इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर हम कहेंगे कि इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर बल्ब ऑन है और इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर बल्ब ऑफ है। नेक्स्ट के लिए फिर हम ये कहेंगे कि इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर बल्ब ऑन है और इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर बल्ब ऑफ है। तो इसी वजह से हमने ये इनिशियल पॉइंट इस वेव में काउंट नहीं किया, क्योंकि अगर हम यहाँ पे कोई प्रीवियस वेव बना रहे होते तो ये पॉइंट उस वेव के अंदर काउंट किया जाता। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे सीखा कि एक सेकंड में कितनी वेव्स पास कर रही हैं, 50 वेव्स पास कर रही हैं, और 1 वेव में कितनी दफा ब्रिलियंसेस आती हैं, 2 टाइम्स मैक्सिमम ब्रिलियंस तक बल्ब पहुंचता है। तो बताइए 50 वेव्स में ये कितनी दफा मैक्सिमम तक पहुंचेगा, 2 × 50 टाइम्स, दैट मीन्स 100 टाइम्स। तो ये जो बल्ब ग्लो करेगा ये एक सेकंड में 100 टाइम्स मैक्सिमम ब्रिलियंस के ऊपर पहुंचेगा। अब ये फ्रीक्वेंसी इस कदर हाई है कि हमारी आईज इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगी और हम बल्ब को कॉन्टिन्यूसली ऑन ही परसीव कर रहे होंगे। अब हम जरा ये देख लेते हैं कि हमने इसका आंसर लिखना किस तरह से है। हम इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, इन 1 cycle of AC there are 2 maxima, i.e. 1 पॉजिटिव पीक एंड 1 नेगेटिव पीक। यहाँ पे ये जो IE का एक्सप्रेशन है ये एब्रीविएशन है IDEST के वर्ड्स के लिए, जो कि एक लैटिन फ्रेज है, और इसका मतलब क्या होता है, इन अदर वर्ड्स। ब्रीफली हम इसे दैट इज भी पढ़ लेते हैं, और जो वर्ड मैक्सिमम है इसका प्लूरल क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाता है मैक्सिमा, और जो वर्ड मिनिमम है उसके लिए प्लूरल क्या यूज किया जाता है, दैट इज मिनिमा। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे इस डिस्कशन से मुराद ये है कि अगर यहां पे एक वेव ड्रॉ की जाए जो कि साइन वेव हो इस तरह से,
उसका यहाँ तक टाइम पीरियड 0.02 सेकेंड हो, तो ये दो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर मैक्सिमम ब्रिलियंस होगी, क्योंकि जो करंट है वो अपनी मैक्सिमम पे पहुंचेगा, और ये दो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर मिनिमम करंट होगा, दैट मीन्स 0 होगा, और यहाँ पे जो बल्ब है वो उस वक्त ग्लो नहीं कर रहा होगा। तो ये बात डिस्क्राइब की गई है। एंड देयर आर टू मिनिमा i.e. व्हेन इंस्टेंटेनियस करंट्स आर 0। सो इन वन cycle of AC an incandescent bulb reaches maximum brilliance twice। so एक AC के साइकिल में 2 दफा maximum brilliance आती है। if the frequency of applied AC is 50 Hz, 50 such waves pass through the bulb in 1 second। the incandescent bulb reaches maximum brilliance 100 times in a second। so भाई अगर हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी हो जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हो, तो एक सेकंड में इस तरह की 50 वेव्स पास करती हैं, और हर वेव में 2 दफा बल्ब मैक्सिमम ब्रिलियंस पे पहुंचता है। तो 50 वेव्स में या एक सेकंड में ये जो मैक्सिमम ब्रिलियंस है ये 100 टाइम्स होती है। तो इस तरीके से हमने ये फ्रेज और ये डायग्राम के जरिए से इस बात को एक्सप्लेन करना है। डियर स्टूडेंट्स, रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।